नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने जो पॉलिटी की एक श्रृंखला चल रही है हमारी, उसमें हम लोगों ने कल मंत्रि परिषद तक बात की थी। तो आज का टॉपिक रहेगा, अब हम बात करते हैं संसद पर, हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, विधायिका क्या होती है, संसद क्या है, उस सब पर देखो चर्चा करते हैं। देखो हम लोग, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा संसद। क्या रहेगा भाई? संसद रहेगा, या इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। देखो भाई, संसद एक विधायिका है, मतलब कह सकते हो विधायिका क्या है, संसद है। ठीक, देखो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर संसद किस अनुच्छेद में है और संसद जो होती है वो किन किन अंगों से मिलकर बनी होती है, उस सब पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक अनुच्छेद आपका आता है, इसका नाम है 79। ठीक, देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि क्या होगी, देखो संघ के लिए एक संसद होगी। ये क्या होगा भाई, ये क्या होगी कि संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगी? संघ के लिए एक संसद होगी, जो क्या होगी, किससे मिलकर बनेगी? ये जो संसद मिलकर बनेगी आपकी, ये बनती है आपकी 3 अंगों से। देखो सबसे पहले आते हैं इसमें आपके राष्ट्रपति, उसके बाद इसमें आती है लोकसभा, और उसके बाद इसमें आती है आपकी राज्यसभा। अब बात स्पष्ट हुई कि नहीं आपके यहाँ तक? सारी बात स्पष्ट है बिल्कुल। देखो अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति की, अब राष्ट्रपति को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हमको लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ना है। ठीक है, संसद के जो अंग हैं आपके, तो देखो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर लोकसभा की बात करें अगर हम, देखिएगा सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा इसमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा। ये इसका इंग्लिश में नाम होता है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द, देखो भाई जो लोकसभा है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका गठन किसमें है? देखो अनुच्छेद 81 में गठन है इसका। क्या है भाई, गठन कहाँ है इसका? अनुच्छेद 81 के तहत क्या होता है, इसका गठन होता है। गठन कहाँ होता है इसका? अनुच्छेद 81 में होता है। ठीक, देखो आगे मैं चर्चा करता हूँ कि ये लोकसभा है, देखो ये क्या है, ये आपका एक निम्न सदन है और प्रथम सदन भी है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रथम सदन, ओब्लिक इसे निम्न सदन भी बोला जाता है। ठीक, उसके अलावा देखो इसको हम क्या बोलते हैं, उसके अलावा इसको हम बोल देते हैं लोकप्रिय सदन। देखो भाई, लोकप्रिय सदन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या कहा? देखो मैंने कहा इसके सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। क्या कहा? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जो भारत का नागरिक है, या वो दिवालिया या विकृति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि इसमें जनता जो होती है वो डायरेक्ट अपने मत का प्रयोग करती है। ठीक है, सांसद का चुनाव होता है, वो सब चीज़ें हैं इसमें। देखो भाई, अगर हम बात करें इसके बाद कि अगर कि आगे सदस्य इसमें कितने होते हैं, तो इसके लिए पूरी कहानी मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिएगा, देखो भाई सदस्य संख्या, देखो अगर मैं बात करूं कि मूल संविधान में कितनी अधिकतम थी, तो मूल संविधान जिस समय बना था, मूल संविधान में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते थे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, तो उस समय क्या हुआ? देखो एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर कर दी गई संख्या कितनी? 525। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो परिवर्तन हो चला गया।
इसके बाद क्या होता है, अगला संविधान संशोधन हुआ, इसे हम कहते हैं 31वां संविधान संशोधन। ठीक, ये 1956 में हुआ था और ये होता आपका 1974 में। यहाँ पर क्या हुआ, सदस्य कितनी कर दी गई, यहाँ पर कर दी गई आपकी 545 सदस्य होंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्तमान में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, देखो मैंने कहा आपसे कि वर्तमान में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके 552 हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 552 आखिर अब 552 ही है या 550 हैं, अब क्या क्या परिवर्तन इसमें हुए हैं और कितने सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं और कहाँ से मनोनीत होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करते। देखिएगा, तो मैं पूरा खाका बना देता हूँ आपके सामने। देखो, एक देखो भाई, मैंने कहा आपसे कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो सकते हैं आपके 552। ठीक है, अब इन 552 को देखो हम लोग तोड़ लेते हैं कि 552 में क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई, यहां पर क्या होता है कि निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, बात समझे आपने यहां तक। देखो, निर्वाचित कितने होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं आपके 550 और मनोनीत होते हैं 2, जो कहलाते हैं आपके एंग्लो इंडियन। ठीक, वैसे ये अभी एक संविधान संशोधन हुआ है, मैं आपको लिखवाऊंगा, खत्म कर दिया गया है वाली बात। ठीक, यहां जो 550 होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें राज्य से कितने आते हैं, तो राज्य से आते हैं आपके 530। ठीक है, और जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां से आते हैं आपके 20 सदस्य। ठीक, बात स्पष्ट हुई आपके यहाँ तक। मतलब इस तरीके से क्या है कि बंटवारा दिया हुआ है लोकसभा की सीटों का। ये सब बंटवारा जो होता है ये सब अनुपात के आधार पर होता है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लोकसभा के जो मतलब परिसीमन होता है उससे ज़्यादा परिसीमन किया जाता है। ठीक, देखो अगर हम बात करें वर्तमान सदस्य की, तो वर्तमान में कितने हैं, 545 हैं। ठीक, देखो भाई, अब ये 545 यानी कि 7 कम है, तो कैसे कैसे हैं, देखो देख लेते हैं। तो मैंने कहा आपसे अभी कि मनोनीत कितने हुए हैं, मनोनीत 2। ठीक, तो निर्वाचित 543। तो ये कहाँ कहाँ से हैं, अगर मैं बात करूं इसमें, तो राज्य से कितने हैं, तो राज्य से जो हैं आपके वो हैं 524 और जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ से हैं आपके 19। ठीक, अब ये 19 कहाँ कहाँ से हैं, देखो सबसे अधिक कहाँ से आते हैं, तो दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की मैं अगर बात करता हूँ तो दिल्ली में जो कितने हैं आपके, दिल्ली से 7 आ जाते हैं। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर से 5 सांसद होते हैं और अन्य जो बाकी आपके 5 बचे हुए हैं, 6 केंद्र से प्रदेश बचे हुए हैं, वहाँ से आ जाते हैं आपके 7। ठीक है, बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक। ये 2 कौन हैं आपके, मैंने अभी कहा आपसे, ये 2 जो हैं आपके एंग्लो इंडियन है। ठीक, कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब आगे बात करता हूं मैं कि आखिर किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक सीट की, तो सर्वाधिक सीट जो है आपकी नंबर 1 पर आ जाता है आपका यूपी, यहाँ 80 सीटें हैं। ठीक, नंबर 2 पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र, यहाँ 48 सीटें हैं और नंबर 3 पर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, जहाँ पर क्या है आपकी 42 सीटें हैं। बात समझते हो कि आप यहाँ तक नहीं, सारी बात स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ एक नोट लिखें आप जरा, मैंने भी आपसे कहा कि ये जो है देखो ये इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी है। देखो मैंने कहा आपसे कि ये भी एक संविधान संशोधन हुआ है 104वां
संविधान संशोधन 2019, वैसे इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे अभी, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा इसमें क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियन जो मनोनयन है वो समाप्त कर देते, क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन का मनोनयन क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। और इसके बाद क्या कहा मैंने आपसे, अभी मैं एक बात और लिखूंगा यहाँ पर, देखो SC ST आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, मतलब कि पहले 2020 तक था और अब क्या हुआ 2030 तक कर दिया गया है। ठीक, देखो अब आती है कि भाई आखिर कितनी मतलब SC ST सीटें के बारे में हम लोग चर्चा करते देखिए करते हैं। मैंने कहा आपसे कि SC/ST का आरक्षण, देखो यानी कि इन कुल मिलाकर जो सीटें मैंने यहाँ लिखी इनमें कितनी SC की हैं कितनी ST की हैं। देखो तो अगर मैं बात करूँ SC की सीट की अनुसूचित जाति की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी है, तो वो है आपकी 84 और ST की जो है वो है आपकी 47। देखो अब एक बात यहाँ से आप और देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये सीटों का बंटवारा मतलब आरक्षण नहीं है। तो आप देखें इसमें जरा नोट लिखें। अब बात कहां पर है ये देखो, तो मैंने कहा नंबर 1 गोवा, नंबर 2 कहा मैंने सिक्किम, नंबर 3 कहा नागालैंड और नंबर अंतिम कहा मैंने आपसे अरुणाचल प्रदेश। कोई समस्या नहीं है आपको यहाँ तक, मतलब क्या है कि इनमें क्या है, इनमें यहाँ पर क्या है कि कोई भी क्या है कि ना तो SC की सीट है और ना ही आपकी कोई ST की लोकसभा की सीट है। बात समझिए आपने यहाँ तक, पूरे 4 राज्य मैंने यहाँ लिखे हैं, कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक, देखो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि आखिर अब कोई व्यक्ति अगर मान के चलो लोकसभा का वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इस पर देखो हम लोग चर्चा करते हैं। ये खाका मैंने बनाया था यहाँ पर, इस खाका को आप बनाएंगे तो आप क्या होगा वो अच्छी चीज समझ में आएंगी। देखो भाई मैंने कहा सदस्यों की योग्यता, ठीक, और अगली बात करेंगे यहां पर हम सदस्यों की अयोग्यता, मतलब कि किस आधार पर वो योग्य होगा और वो किस आधार पर अयोग्य होगा, इस सब पर अभी हम देखो अभी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा योग्यता क्या होगी। नंबर 1 बात आप जानते ही हो कि वह भारत का नागरिक हो, क्या हो भाई, वह भारत का नागरिक हो। ठीक, नंबर 2 मैंने क्या कहा आपसे, नंबर 2 बात क्या हो कि उसकी आयु क्या हो, आयु 25 वर्ष से कम ना हो। ये क्या होगा, मान के चलो अगर कोई व्यक्ति है जिसका क्या है निर्वाचन जो नामावली होती है उसमें उसका नाम दिया हुआ है और वो क्या है उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है या और भारत का नागरिक है, तो वो क्या होगा, वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक, अब देखो एक बात यहाँ एक समझो कि आखिर क्या कोई व्यक्ति मान के चलो चुनाव लड़ना चाहता है वो, तो क्या जिस वो संसदीय लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति रहने वाला होगा क्या उसी में चुनाव लड़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो समझो बात, ऐसा क्यों नहीं है, आपने देखा हो कई बार कि भाई कई बार जो अभिनेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, तो मैंने कहा हेमा मालिनी चुनाव मथुरा से लड़ी चुनाव है हेमा मालिनी, ठीक है। तो क्या होता है मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम भारत के अंदर मतलब क्या है भारत का नागरिक हो वो और 25 से अधिक उम्र, तो क्या हो सकता है किसी भी लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसी क्षेत्र का रहने वाला हो। देखो भाई अब हम बात करते हैं आखिर अयोग्य किस तरीके से होगा और उस अयोग्यता के लिए कि क्या क्या मतलब वो रहेगा। देखिएगा तो नंबर 1 बात मैंने कही आपसे कि भारत सरकार ओब्लिक राज्य सरकार के अधीन
के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। मतलब क्या हो कि उस व्यक्ति के पास क्या हो, ना तो कोई सरकारी नौकरी हो या किसी अन्य सदन का सदस्य वो हो। ठीक, आगे देखो बात करते हैं हम। नंबर 2 बात मैंने आपसे कही यहाँ पर। नंबर 2 बात क्या है कि वो दिवालिया ना हो, मतलब पागल ना हो। ठीक, या वो क्या हो, मतलब पागल ना हो या विकृतिचित ना हो। ठीक है, और अगली बात मैंने कही आपसे कि दल बदल कानून, अभी पढ़ेंगे इस पर चर्चा करते हैं। दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य ना हो। देखो अब बात आती है कि दल बदल कानून की मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे दल बदल का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा आपसे, पढ़ेंगे जब हम अनुसूची नंबर 10 तो वहाँ चर्चा भी करेंगे इस पर। इसका मतलब ये होता है, मान के चलो जैसे कि कोई कैंडिडेट बीजेपी से वो जीता और क्या करा उसने, बीजेपी जीतने के बाद किसी दूसरे, मतलब देखो ऐसे मैंने कहा क्या हुआ, देखो वो जैसे उसने क्या करा, बीजेपी से क्या हुआ, वो जीत गया। ठीक, लेकिन क्या करा उसने जीतने के बाद, अपनी वोट कहाँ दिया, वो किस में चला गया, समाजवादी पार्टी में चला गया। तो क्या होगा अगर वो ऐसा करता है, मतलब दल बदल करता है, तो क्या होगा उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, समझ लो की बात नहीं, मतलब जिस पार्टी से वो जीता है उसी पार्टी के अंदर रहेगा, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। ठीक, देखो इसकी मैं बात करूं अगर, तो ये देखो कब जोड़ा गया, देखो आप ये वाली बात समझते हैं। तो ये था आपका 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा क्या गया, और इसके लिए क्या करा, देखो हम लोगों ने संविधान में क्या करा, 10वीं अनुसूची जोड़ी। क्या जोड़ी भाई, ठीक। देखो अब आखिर बात आती है कि अयोग्य व्यक्ति कोई है या अयोग्य नहीं है, इसका मतलब निश्चय कौन करता है। तो देखिएगा अगर मान के चलो कि इन दो आधार पर है, ठीक, क्या है, इन दो आधार पर है, तो क्या होगा, देखो अगर इस आधार पर है तो क्या होगा, अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। बात समझ में आई आपके यहाँ तक नहीं, क्या करेगा, किससे राय लेगा, राय लेगा वो, अगर व्यक्ति क्या है इन दो आधार पर क्या है योग्य, तो क्या करेगा वो निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसके बाद उसका मतलब अयोग्यता उसकी ठहराएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान के चलो कि इस आधार पर क्या है, कि इस आधार पर दल बदल आधार पर है, तो क्या होगा, इसका निश्चय कौन करेगा, इसकी आधार होगा वो क्या होगा, वो लोकसभा अध्यक्ष मतलब करेगा। क्या करेगा उसका, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता का निर्धारण होगा। किस आधार पर होगा, कि अगर क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है कि दल बदल के आधार पर क्या है अयोग्य है, तो क्या होगा उसके लिए कौन मतलब बताएगा, कि कौन बताएगा, तो वो होगा लोकसभा अध्यक्ष, कि भाई ये व्यक्ति क्या है अयोग्य है इस आधार पर। तो पूरी बात स्पष्ट हुई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। तो ये हमने बात की कि योग्यता क्या होती है और उसकी अयोग्यता क्या होती है, सब पर हम लोगों ने चर्चा की। अब देखो हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं, आगे निर्वाचन किस तरीके से होता है इसका। ठीक है, देखिएगा देखो भाई, निर्वाचन की हम बात करें अगर, तो देखिएगा निर्वाचन होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है भाई, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम जनता वोट करती है इसमें। और क्या होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक, देखो वयस्क मताधिकार आखिर क्या है, इस पर मैं चर्चा करता हूं। तो इसमें क्या है, देखो कि 18 वर्ष से अधिक आयु हो उसकी, कितना ही 18 से, देखो इसमें क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ था
एक संविधान संशोधन आप लिखें कि 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। यहाँ पे क्या हुआ कि उम्र कितनी कर दी गई, 21 वर्ष से उम्र कर दी गई 18 वर्ष। पहले कितनी होती थी उम्र, पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट डालता, लेकिन अब क्या है, अब अगर किसी को 18 वर्ष तो क्या होगा, वोट डाल सकता है। ठीक, देखो अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगली बात क्या हुई कि भाई क्या कहा इसमें, क्या हो कि निर्वाचन के लिए कि व्यक्ति क्या हो, जो वोट डाले था वो क्या हो, वो क्या करे व्यक्ति, ये हो। नंबर 2 बात क्या हो, दिवालिया ओब्लिक विकृतिचित ना हो। ठीक, और क्या हो, भारत का नागरिक हो। तो पूरी बात क्या हुई, निर्वाचन वाली बात पूरी रही आपकी यहाँ तक। इसमें क्या होता है, इसके चुनाव में जनता क्या करती है, जनता डायरेक्ट वोट डालती है इसमें। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। देखिएगा, तो कार्यकाल पर हम लोग चर्चा करते हैं। आगे देखो, देखो भाई कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन देखो 2 बनती है कि 5 वर्ष से कम कब होगा और अधिक कब होगा। देखो क्या होता है, अगर कंडीशन क्या होती है कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या हुआ कि क्या होती, देखो होती है कि समय से पूर्व लोकसभा का क्या हो जाता है, लोकसभा क्या हो जाती है भाई, भंग हो जाती है। ठीक, भंग कौन करता है, तो ये आप ध्यान रखें, ये होती है प्रधानमंत्री पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग करता है। ठीक, या क्या होता है, देखो अब ये तो क्या होता है, तो 5 साल से कम उसका समय हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष से अधिक कब होगा। तो आप देखें कि आपातकाल की स्थिति के दौरान, आपातकाल की स्थिति के दौरान क्या हो सकता है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। देखो अब जो 1 वर्ष क्या हो सकता है कि मान के चलो कि अगर हमारे यहाँ आपातकाल लगा हुआ है और चुनाव होने क्या है, चुनाव होने संभावित नहीं, चुनाव हो सकते हैं, कंडीशन नहीं बननी चाहिए, तो क्या हो सकता है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ सकता है। लेकिन कब बढ़ सकता है, देखो 1 वर्ष कार्यकाल होगा वो क्या होगा कि 6 माह करके बढ़ेगा। ठीक, ऐसा कब हुआ, देखो ऐसा एक बार हुआ है, कब हुआ था कि जब 5वीं लोकसभा थी, यानी कि 1976 से लेकर और 1977 तक हुआ था ऐसा। ठीक, बात समझी पूरी आपने यहाँ तक। तो कार्यकाल वाली बात हमने पूरी की इसमें। देखो अब वैसे 5 साल का होता है, लेकिन ज़्यादा हो सकता है, कम, और लोकसभा भंग हो गई तो फिर दोबारा चुनाव होते हैं। ठीक, आगे देखो जरा, अब हम बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है इसको। क्या हुआ, देखो बात की हमने कि शपथ की अगर हम बात करें, देखो भाई शपथ तो दिलाई जाती है इनको, वो दिलाई जाती है अनुसूची 3 में एक प्रारूप है, किसके तहत, देखो क्या है, अनुसूची 3 के प्रारूप के तहत दिलाई जाती है। ठीक, दिलाता कौन है, देखो शपथ इनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक, अब यहाँ पर एक शब्द पढ़ाऊंगा आपको, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है या तात्कालिक अध्यक्ष क्या होता है, उस पर देखो अभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिएगा शपथ वाली बात हमने पूरी की, यहाँ से देखो शपथ को दिलाता है। ठीक है, अब एक शब्द आता है गणपूर्ति या कोरम। देखो मतलब कि अगर मान के चलो कि लोकसभा की बैठक अगर हो रही, लोकसभा की बैठक कब तक स्टार्ट नहीं होगी, तो जब तक क्या होगा, जब तक उसके 1/10 सदस्य क्या होंगे भाई, जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित ना हो तब तक क्या होगा उसकी बैठक। मतलब कि
अगर मान के चलो कि 545 कितने हैं, कि 545 सदस्य हैं, तो क्या होगा कि 55 होने क्या है, 55 होने अनिवार्य हैं। क्या अनिवार्य है कि 55 सदस्य जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठक स्टार्ट नहीं हो सकती है। ठीक, देखो अगली बात आती है अधिवेशन की, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करते हैं देखो हम लोग, दो अधिवेशन क्या होंगे। तो अधिवेशन की अगर हम बात करें देखो तो क्या होता है कि वर्ष में, एक वर्ष में न्यूनतम 2 अधिवेशन क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। मतलब क्या हुआ कि 2 अधिवेशनों के बाद 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। क्या हो, देखो 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक अंतर ना हो। ठीक, देखो अब यहाँ एक संविधान संशोधन भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो हाथों हाथ इसमें देखेंगे आप, एक संविधान संशोधन हुआ था, इसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसमें तो क्या हुआ था, इसमें हुआ ये था कि लोकसभा का जो कार्यकाल, मैंने भी आपको 5 वर्ष पढ़ाया था, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, इसमें क्या हुआ कि कार्यकाल क्या हो गया, 5 वर्ष से कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। ठीक, लेकिन फिर 2 साल बाद क्या हुआ, ये संशोधन कब हुआ देखो, तो ये हुआ था 1976 में। लेकिन फिर क्या होता है, इसके बाद संविधान संशोधन अलग होता है और उसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो यहाँ क्या होता है कि कार्यकाल क्या हो जाता है, पुनः 6 से 5 वर्ष हो जाता है। तो क्या होता है, कार्यकाल पुनः 6 से 5 वर्ष हो जाता। मतलब ध्यान रखें कि 2 वर्ष के लिए कार्यकाल क्या हुआ, 6 वर्ष भी कर दिया गया था, ऐसा प्रावधान भी हुआ था। देखो अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि आखिर जो लोकसभा होती है उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो कौन होता है और किस तरह से प्रक्रिया होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा तो मैंने लिखा यहाँ पर कि लोकसभा अध्यक्ष ओब्लिक उपाध्यक्ष। देखिएगा मतलब कि स्पीकर ओब्लिक डिप्टी स्पीकर। देखो अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें कि अनुच्छेद 93 में क्या कहा गया है। देखिएगा अनुच्छेद 93 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से क्या करती है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है। क्या होता है भाई कि जो लोकसभा होती क्या करती है, उसमें से जो अपने सदस्यों में क्या करती है, उसमें क्या करती है, वो चुनती है किसको, अध्यक्ष को चुनती है, क्या करती है उसको, उपाध्यक्ष को भी चुनती है। देखो अब आखिर हम बात करें कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे जिस तरह से आप समझते हो कि किसी क्लास का एक मॉनिटर होता है और मॉनिटर का काम होता है भी क्लास में, मतलब जब टीचर ना हो तब क्या हो, शोर शराबा ना हो, यही सब काम क्या होता है, इसी का सब ये काम होता है। कि अगर हम बात करें कार्य की, देखो इसके देखिएगा सबसे पहला कार्य क्या होता है कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये क्या करता है कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, क्या करता है, अध्यक्षता करता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। वह जो कोई उसके आदेश का पालन नहीं करता है, तो क्या होता है, वह उसकी आज्ञा न मानने पर उसकी सदस्य करता है, सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। मानने पर सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। क्या हुआ, मान के चलो कि कोई क्या करता है कि कोई लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानता, क्या करता है, सदस्यता से निलंबित कर सकता है। ठीक, देखो आगे जब हम बात करेंगे, आगे की तरफ जब पढ़ेंगे विधेयक, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे
कि जब होता क्या है कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो क्या होता है, उस मतभेद को दूर करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष जब क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उनका संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो क्या होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। देखो तो जब संयुक्त अधिवेशन होता है, देखिएगा मैंने कहा आपसे कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, ये अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बताइएगा कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो कौन अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है उस समय पर आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, बात क्लियर हुई यहाँ से। देखो आगे की तरफ हम बात करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन निर्णय लेता है, इसका निर्णय भी आपका लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। तो क्या होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। बात स्पष्ट हुई आपकी यहाँ तक। देखो क्या करता है कि वह उस जब वहां पर देखो मतदान में होता है तो मतदान में ये भाग नहीं लेता। तो क्या होता है, क्या करता है, देखो ये जब क्या होता है, मतदान अगर मानो होता है किसी विधेयक को लेकर तो क्या होता है, उसमें भाग नहीं लेता है। देखो मतदान में भाग नहीं लेता है। वह जब होता क्या है, मतदान में भाग नहीं लेगा, लेकिन होता क्या है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर आए तो क्या करता है, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, जिसको चाहे उसको जिता सकता है। लेकिन वह क्या करता है, पक्ष ओब्लिक विपक्ष के बराबर मत होने पर क्या करता है, निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ठीक, बात समझे आपने यहाँ तक। अब अगली बात क्या है, देखो कि अगर मान के चलो कि कोई सदन का सदस्य भाषण देना चाहता है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, पहले लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है। संसद में भाषण देने के लिए क्या होती है, अनुमति जरूरी होती है। ये क्या थे, देखो ये सारे के सारे की पॉइंट्स थे जो एग्जाम में आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, इन पर हम लोग बाद में भी चर्चा करते हैं, विधेयक पढ़ेंगे तो ये चर्चा उन पर रहेगी, ये वाली बात पर। देखो अब इसमें एक बात समझते हैं कि प्रक्रिया क्या हटाने की, देखो इसकी मैंने क्या कहा, हटाने की प्रक्रिया। देखो यही देख लो आप, इसमें देखो भाई, हटाने का मतलब क्या होता है कि अगर लोकसभा के सदस्य उसको साधारण बहुमत से पारित कर दें प्रस्ताव को, तो क्या होता है, क्या हटाते कैसे हैं इसको, तो हटाया जाता है इसको साधारण बहुमत से। कैसे हटाते हैं, साधारण बहुमत से, मतलब कि 50+1 हो जाए तो उसके खिलाफ तो क्या होगा, वो हट जाएगा। तो इतनी बात क्या रही है, सारे के सारे कार्य रहे किसके, लोकसभा अध्यक्ष। देखो एक बात और समझो इसमें आप, कि जो लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो क्या होता है, वो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के बराबर होता है। तो मैं कहूँ आपसे, देखो इसका वेतन कितना है, देखो आखिर इसका वेतन कितना हुआ, देखो इसका वेतन होता है आपका 4 लाख। कितना वेतन होता है उसका, इसका वेतन होता है 4 लाख। ठीक, अब इसमें आप एक बात और समझो, देखो बात इस तरीके से है कि देखो अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष काम करेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन एक कंडीशन ये आती है, बताइएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है और उपाध्यक्ष त्यागपत्र अपना किसे देता है। देखो तो ये क्या करते हैं, देखो ये दोनों लोग अपना आपस में त्यागपत्र दे लेते हैं। मतलब क्या कहा मैं, देखो मैंने समझते हैं इस बात को। देखो भाई, अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष उसको त्यागपत्र देता है त्यागपत्र। मतलब क्या कहा मैंने देखो आपसे कि अध्यक्ष त्यागपत्र किस देता है, ये देता है उपाध्यक्ष को, ये क्या कहता है, त्यागपत्र देता है इसको। और ये किसको त्यागपत्र देता है, ये भी इसको त्यागपत्र देता है। तो उपाध्यक्ष को देता है, ये भी देता है अध्यक्ष को। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। मतलब क्या हुआ कि उपाध्यक्ष देता है किसको,
अध्यक्ष को और अध्यक्ष देता है त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। तो बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखो आगे की तरफ हम बात करते हैं कि कुछ फैक्ट हैं इससे जुड़े हुए, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो कि सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष क्या आता है। देखो आता है सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये देखो बहुत बार एग्जाम में आता है। इनका नाम है आपका जीवी मावलंकर, या जिन्हें कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, देखो एक बात समझो, ये कब से कब तक रहे थे, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि ये रहे थे 13 मई 1952 से लेकर और 27 फरवरी 1956 तक। देखो अब यहाँ पे एक बात एग्जाम में आती है, बताइएगा कि सबसे पहली बार लोकसभा गठन कब हुआ। तो आप मैं बताता हूँ, चलो देखो आपको कि लोकसभा गठन कब हुआ। देखो पहली बार तो आप ध्यान रखेंगे इसमें, गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और ये क्या हुई थी, 13 मई को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। मतलब क्या हुआ कि प्रथम बैठक से क्या होता है, अध्यक्ष मान लिया गया था इनको, जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने कहा आपसे, गठन वाली बात क्या है कि कब गठन हुआ पहली बार, इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, किसका, लोकसभा का पहली बार। बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। देखो अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन है, क्या बात करते हैं, कुछ फैक्ट जुड़े हुए हैं इसके कि वर्तमान अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो देखिएगा वर्तमान में कौन है। वर्तमान में है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला है, जो कैबिनेट नंबर के हैं, 70वें नंबर के हैं। ठीक, आगे देखो कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, क्या कहना से, प्रथम महिला थी आपकी मीरा कुमारी, जो क्या थी 15वें नंबर की थी। देखो अगर मैं बात करूं कि ओम बिरला से पहले कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे कि 16वें की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा आपसे कि 16वीं लोकसभा अध्यक्ष की मैं अगर बात करूं तो ये कौन थी। देखो तो ये थी आपकी सुमित्रा महाजन। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। आप इन पर लोगों पर आपको ध्यान देना। ठीक है, ये कार्यकाल एग्जाम में मतलब बिल्कुल नहीं आएगा, केवल ये ध्यान रखें कि प्रथम बैठक कब हुई और गठन इसका कब हुआ था। ठीक, अब देखो इस इतनी बात हम लोगों ने की, तो एक शब्द लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर, एक शब्द आता है कि आखिर प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, उस पर हम देखो चर्चा करते हैं। देखिएगा प्रो टर्म, देखो भाई इसे कहा जाता है तात्कालिक अध्यक्ष। देखो प्रो टर्म का मतलब हुआ तत्कालिक अध्यक्ष का मतलब देखो होता क्या है कि जब लोकसभा का गठन होता है, यानी कि मान के चलो चुनाव होते हैं जब, तो चुनाव होने के उपरांत क्या होता है कि लोकसभा का मतलब कुछ समय के लिए अध्यक्ष चुनते हैं हम। देखो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि चुनता कौन है, इसे आप देखेंगे कि प्रत्येक आम चुनाव का मतलब हुआ कि जो अपनी समाप्ति पूर्ण होने के बाद होते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर चुनता है। ठीक, ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, जो नवनिर्वाचित होते हैं क्या करता है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक, मैंने आपको ये बात पढ़ाई होगी कि शपथ कौन दिलाता है इनको, अनुसूची 3 के तहत शपथ इनको दिलाई जाती है। कौन दिलाता है, या तो राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी इसमें आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात की कि लोकसभा वाली बात हम पूरी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक लोकसभा वाला हमने पूर्ण किया। कल हम बात करेंगे राज्यसभा बात करेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे विधेयक के बारे में। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसके जो पढ़ाया इसके नोट्स बनाएं इसके। ठीक है साथियों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।